Okay, so we are going to continue with your previous chapter, which was air. Today we are going to speak about air pressure. So what does air pressure means? You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all the direction and our body exerts a counter pressure. What happen is कि हम एयर प्रेशर को फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है और हम भी एयर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो ये दोनों प्रेशर्स जो है वो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तब हमें एयर प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, so air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. Please underline this line. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. Air pressure क्या होता है? Air pressure क्या होता है? प्रेशर जो एयर का प्रेशर हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ता है, that is known as air pressure. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with the height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. Now, what happened is कि आपने structure of atmosphere पढ़ा था, उसमें आपने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर में जाते हैं वैसे वैसे एयर का प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। अब ये जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज होता है एंड हमें ये भी पता है कि हमारे जितने एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, वो क्या आपने देखा उनके बैक पर पीछे एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर में क्या होता है? उस सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है। क्यों होती है ऑक्सीजन? क्योंकि जैसे जैसे जब हम एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर्स में जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है। तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। सी लेवल पर सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं जो सी के अंदर में रिसर्च करते हैं या डाइव लगाते हैं, सी के अंदर जाके सी के अंदर की दुनिया को देखते हैं, वो भी अपने पीठ के ऊपर खूब बड़ा सा एक सिलेंडर लेके अंदर जाते हैं पानी में। क्यों जाते हैं? बिकॉज दे हैव टू कैरी दी ऑक्सीजन एज वेल। तो क्या पानी में ऑक्सीजन नहीं होती है? पानी में ऑक्सीजन तो होती है, बट जो फिशेस होती हैं वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर पाती हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स उस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो जब फिशेस यूज कर लेती हैं तो हम भी तो यूज कर सकते हैं ना उस ऑक्सीजन को, क्योंकि फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स, GILLS, and this organ is absent in human beings. That is why fishes can use the dissolved oxygen but we cannot. Okay, so जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है, एयर प्रेशर भी कम होता जाता है। वैसे ही जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं तो भी हमारी ऑक्सीजन कम होती जाती है। In areas where the air pressure is highest at the sea level and decreases with the height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where the temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure area is associated with the cloudy sky and wet weathers. अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एयर गर्म होती है, टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है तो हमारी एयर गर्म हो जाती है और कहाँ जाने लगती है? ऊपर की तरफ जाने लगती है। और जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पर आप अधिकतर देखेंगे कि क्लाउडी स्काइज होगी, बादल होंगे आसमान में और वेट वेदर होगा या बारिश हो रही होगी।
इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जब जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर एयर कैसी होती है, कोल्ड होती है। इट इज देयरफॉर heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with the clear and sunny skies. अब देखिए क्या हो रहा है, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे एयर ठंडी होती है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेम्परेचर जो है जब कम होता है तो हमको मौसम कैसा लगता है, गर्मी वाला लगता है कि सुहावना लगता है, सुहावना लगता है, कोल्ड लगता है। तो धीरे धीरे ये एयर जो है वो हैवी होती जाती है। 28 तो एयर हैवी होती जाती है, और ये जो हैवी एयर होती है वो क्या क्रिएट कर देती है, हाई प्रेशर एरिया बना देती है। ठीक है, तो द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एरिया हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में ट्रैवल करती है। प्लीज अंडरलाइन द स्टेटमेंट, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज विंड। विंड क्या होती है, आपने विंड को देखा है? नहीं, हवा चलती है तो हमें पता लगता है कि हाँ हवा चल रही है। कैसे पता लगता है, पत्ते हिलते हैं, कपड़े हिलने लग जाते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हवा चल रही है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया में जो हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड wind. You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproot the trees during the storm. आप wind का काम देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, जब सूखे पत्ते उड़ने लग जाते हैं, सड़क पे खूब सारे सूखे पत्ते होते हैं तो वो उड़ने लग जाते हैं तो आपको पता लगता है अच्छा हवा चल रही है। या पेड़ के भी पत्ते हिलने लग जाते हैं तो भी आपको पता लगता है अच्छा हवा आई भाई, है ना। और जब खूब तेज हवा चलती है, स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तब क्या होता है, ट्रीज को ही उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है, sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust. जब बहुत आराम से धीरे धीरे हवा चल रही होती है तो आप कई बार ये भी देख पाते हो कि वो धुएं को और मिट्टी को उड़ा के अपने साथ ले जाती है। At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. आपने कई बार देखा है, आप आंधी में अगर बाहर निकलते हो तो जहां जिस तरफ की हवा होती है अगर आप उसके उल्टे तरफ चलने की कोशिश करते हो तो आपको मुश्किल होती है, पैर जो है वो थोड़े मुश्किल से उठते हैं। और इसी तरीके से जब बारिश होती है और हवा होती है तो आप ये देखते हैं कि आपको बड़ी मुश्किल होती है अम्ब्रेला को टाइटली पकड़ने में। क्या हो रहा होता है, अम्ब्रेला भी उड़ने लग जाता है तो आपको बहुत मुश्किल होती है, और या फिर वो उड़ के ऊपर हो जाता है तो आप भीग जाते हैं पानी में। Think of some other example when strong winds have created problems for you. Wind can be broadly divided into three types. Now wind can also be divided into three types. Okay, बहुत तेज जब हवा चलती है ना तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। Permanent wind. The trade wind, westerlies and easterlies are permanent wind. अब यहाँ पर देखना दो वर्ड्स आए, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। अगर वेस्ट की तरफ से हवा चलेगी तो हम कहते हैं वेस्टर्लीज, ईस्ट की तरफ से चलेगी तो हम कहते हैं ईस्टर्लीज। तो जब वेस्ट की साइड से या ईस्ट की साइड से जो विंड्स चलती हैं उन्हें हम परमानेंट विंड कहते हैं। These blow constantly throughout the year in a particular direction. और ये पूरे साल भर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहती है। सीजनल विंड, दूसरी टाइप की विंड होती है सीजनल विंड। These wind changes their direction in different season. For example, monsoon in India. जो सीजनल विंड होती है वो अपनी डायरेक्शन हर सीजन में चेंज कर लेती है। जैसे कि मॉनसून का सीजन यानी बारिश का सीजन जो इंडिया में होता है तो आप देखते हैं कि विंड जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। लोकल
लोकल विंड क्या होती है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में चलने वाली विंड जो पर्टिकुलर एरिया में चल रही होती है उसको हम लोकल विंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। आप समुद्र के किनारे कभी गए हैं तो वहां पर जो विंड चलती है वो लोकल विंड में आती है। वो बहुत तेज नहीं होती, वो बहुत धीरे भी नहीं होती, उसकी स्पीड जो होती है वो मॉडरेट होती है। डू यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? अच्छा, गर्मियों में हमारे यहाँ भी बहुत आंधी आती है, बहुत गर्म हवा चलती है। उस गर्म हवा को जो एकदम ऐसा लगता है कि आपके गाल पे थप्पड़ मार रही है, अगर आप बाहर निकलते हो तो ऐसा लगता है ना गाल पे चांटे पड़ रहे हैं। वैसी वाली जो हवा होती है उसको नदर्न प्लेन्स में इंडिया के क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है। साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन मतलब तूफान। इसमें बहुत तेज बारिश और बहुत तेज हवा आती है। ओडिशा, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originate in Bay of Bengal. On 17-18 October 1999, cyclone hit 5 districts of state. ओडिशा जो है उसके आप सी कोस्ट पे देखेंगे तो सी कोस्ट पे उड़ीसा आता है। और यहाँ पे सी कोस्ट में अच्छा क्या होता है, जब तूफान आने वाला होता है ना तो हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है, पहले से बता देता है। ठीक है। तो जब पहले से बता देता है तो क्या किया जाता है, पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? जो सी का किनारा होता है ना, उसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो जो सी कोस्ट होता है उसमें क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आते हैं। ऐसा ही एक तूफान आया था 17-18 अक्टूबर 1999 में और इसने 5 डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा की 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया था यानी 5 डिस्ट्रिक्ट में आया था। Another super cyclone occurred on 29th October 1999 that devastated a large portion of the state. जो 29 अक्टूबर को सुपर साइक्लोन हम क्यों कह रहे हैं? एक तो साइक्लोन होता है जिसमें वैसे ही बहुत तेज हवा और बहुत तेज बारिश होती है। अच्छा, जब साइक्लोन आता है ना तो समुद्र के आसपास भी नहीं जाते, समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को भी बोल देते हैं कि आप समुद्र से दूर हट जाइए। क्यों कह देते हैं? क्योंकि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आने लग जाती हैं, लहरें आने लग जाती हैं और ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो पूरे आदमी को अपने साथ लेके समुद्र में ले जा सकती हैं। तो फिर ऐसे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो समुद्र के पास में अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए हैं तो आपको पता होगा कि समुद्र के पास में बहुत सारी ईटेबल आइटम्स की दुकानें होती हैं, बहुत सारे खाने के आइटम्स की भी दुकानें होती हैं। लेकिन जैसे ही विंड तेज होती है तो इन दुकानों को भी हटा दिया जाता है, बोल देते हैं नहीं भाई नहीं लगाना, क्योंकि ये जो विंड है ये क्या करती है, ये बहुत ऊंची वेव्स लेके आती है अपने साथ और ये वेव्स जो है वो दुकानों को भी बहा के ले जा सकती है अपने साथ। ठीक है। तो जो 29 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन हम उसे कह रहे हैं, दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट, उसने स्टेट के बहुत सारे पोर्शन को अफेक्ट किया था, उसने असर डाला था। द डैमेजेस कॉज वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ था वो 3 फैक्टर की वजह से हुआ था। विंड वेलोसिटी यानी विंड इतनी तेजी से चल रही थी, रेन यानी बारिश, एंड टाइडल सर्ज। टाइडल क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं आपको पता है? समुद्र में दिन भर में 24 घंटे में एक बार पानी ऊपर चढ़ता है और एक बार पानी नीचे उतरता है। तो जब पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। TIDES, टाइड्स, TIDES। तो यहाँ पर क्या लिखा है? विंड वेलोसिटी यानी विंड की इतनी तेज विंड थी उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। रेन, आपको पता है रेन बारिश को कहते हैं, एंड टाइडल सर्ज
यानी जो टाइड्स आई थी उसमें इतनी ऊंची ऊंची लहरें आई थी कि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, द विंड्स अप टू 260 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा तेज विंड्स चली थी। पर आवर लास्टेड फॉर 36 आवर्स, यानी 36 आवर्स तक इतनी तेज 260 किलोमीटर पर आवर की विंड चल रही थी। तो ऐसी इतनी तेज विंड में तो घर से बाहर निकलना बड़ा ही खतरनाक होता है। आपके सिर के ऊपर ट्रीज गिर सकते हैं, आपके सिर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का पोल गिर सकता है, इसलिए इट्स वेरी 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 डेंजरस। ओके, दीज हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted trees and damage the कच्चा हाउसेस। मैंने अभी कहा था कि वेलोसिटी ऑफ विंड जब इतनी तेज होती है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ट्रीज गिर सकते हैं। अपरूटेड ट्रीज यानी ट्रीज को रूट से ही निकाल दिया था, यानी जड़ से ट्री को गिरा देते हैं, इतनी तेज विंड होती है। और क्या होता है, डैमेज द कच्चा हाउसेस, जो कच्चे हाउसेस बनते हैं ना, जो मिट्टी से बना लेते हैं या सूखी हुई घास से बना लेते हैं, वो सब के सब डैमेज हो गए थे। आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि कितने सारे ट्रीज जो है वो इधर उधर गिरे हुए हैं। ये क्या हुआ है, ये इतनी तेज हवा और बारिश आई है जिसकी वजह से ये सारे जो ट्रीज हैं ये अपरूटेड हो गए हैं, जड़ से निकल गए। Rooftops of several industrial shed and other houses were also blown away. कई कई घरों की छतें उड़ गई थी। और जो इंडस्ट्रीज होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें शेड्स बनाते हैं। शेड्स क्यों बनाते हैं, सामान को स्टोर करने के लिए या रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो वो जो शेड्स थे वो भी सारे उड़ गए थे। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कंप्लीटली। पावर सप्लाई यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, और टेलीकॉम लाइन्स यानी फोन की जो लाइन्स थी वो कंप्लीटली टूट गई थी। ठीक है, कंप्लीटली बंद हो गई थी। हेवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। 3 दिन तक खूब तेज बारिश होती रही। आप सोचो, बिना लाइट के, बिना फोन के, अच्छा चलो बिना फोन के तो 3 दिन निकल सकते हैं, आपके नहीं निकलेंगे, आपको वीडियो गेम खेलने को नहीं मिलेगा तो, बट ज्यादा वीडियो गेम खेलने से आपकी आईज वीक हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। तो ज्यादा टाइम आपको फोन पे नहीं रहना है, जितना जरूरी है, जितना पढ़ाई के लिए जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर आप गेम खेल सकते, बस इससे ज्यादा नहीं खेलना है गेम, नहीं तो आपकी आईज जो है ना इतने मोटे मोटे आपको स्पेक्स लग जाएंगे, चश्मे लग जाएंगे। सो आप इमेजिन करो, जब इतना तेज तूफान आया था तो 3 दिन तक लगातार तेज हवा और तेज बारिश हो रही थी। These rains led to the flooding in the major rivers of the Odisha। और इतनी 3 दिन तक जब बारिश हो रही थी, जो जितनी भी रिवर्स थे उड़ीसा में, सब में फ्लड आ गया था। फ्लड यानी बाढ़ आ गई थी। बाढ़ मतलब जो रिवर्स का रास्ता होता है उसमें पानी होता है, रिवर्स में क्या होता है, पानी होता है, पर उसमें जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए, ओवरफ्लो होने लग जाए, तो फिर हम उस स्टेट को क्या कहते, क्या देते कि इसमें तो बाढ़ आ गई है। जब वो अपने किनारों को तोड़ के और आसपास के इलाकों में पूरा पानी घुस जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे तो फ्लड आ गया है, यानी बाढ़ आ गई है। The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal areas। अब क्या हुआ कि ये तो सब चीजें हो ही रही थी, साथ में क्या हो रहा था कि 20 किलोमीटर तक क्या आ गया था, टाइडल वेव्स आ गई थी। टाइडल वेव्स क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या करते, हमारे समुद्र में एक बार पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। तो जब पानी ऊपर चढ़ता है तो बहुत ऊपर नहीं चढ़ता, लेकिन जब ये साइक्लोन वाली कंडीशन होती है तो उस टाइम पे 20 किलोमीटर इनलैंड यानी 20 किलोमीटर तक पानी आगे आ गया था लैंड पे, और उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन यानी बहुत नुकसान किया था। कहाँ पर, किनारों के एरिया में, कोस्टल एरियाज में।
सी का जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। अच्छा, जिस टाइम पे ये साइक्लोन आया था तो हमारे खेतों में क्या उगा हुआ था? पैडी क्रॉप्स उगी हुई थी। और कितनी ऊंची ऊंची लहरें आई थी? 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स, यानी इतनी ऊंची वेव्स आई थी। वेव्स किसे कहते हैं? लहरों को। पानी की लहरें होती है ना, आपने जो समुद्र जिन्होंने देखा होगा ना उनको पता है कि समुद्र में लहरें आती हैं। यूजुअली तो वो लहरें बहुत छोटी छोटी होती हैं, उन पे कूदने में खेलने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब साइक्लोन की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर में, तो एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है? 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स आती हैं, मतलब इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं। और ये वेव्स में हमारे पूरी पैडी क्रॉप को, और ये जो साइक्लोन आया था उसने हमारी पूरी पैडी क्रॉप को खराब कर दिया था, बहुत खराब कर दिया था। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब कहाँ से आया था, कैसे बना था? थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड में ये डिप्रेशन बना और उससे वो साइक्लोन की स्टेज आई। और ये near east of Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in a westward direction. It intensified into the supercyclone and hit the area between Arazama and Balikunda in Odisha on 29th October at 10:30 AM. तो एरासमा और बालीकुंडा में 29 अक्टूबर को 10:30 बजे सुबह सुबह ये साइक्लोन जो है, सुपर साइक्लोन कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान पहुंचाया था। किसको? ह्यूमन बींग्स को भी, ट्रीज को भी, एनिमल्स को भी, सब जगह पानी पानी, क्योंकि 3 दिन तक बारिश होती रही और इतनी तेज हवा चली कि सारे के सारे पेड़ उखाड़ दिए, सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल उखड़ गए। तो वहां पे न तो टेलीफोन लाइन्स काम कर रही थी, ना इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। तो बहुत ही ज्यादा उसने, सुपर साइक्लोन ने हमारे उड़ीसा स्टेट को नुकसान पहुंचाया था। The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. केवल 2-3 जगह पे ही नहीं आया था, मैंने आपको बताया था 5 डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में भुवनेश्वर और कटक भी आते थे और 28 कोस्टल टाउन्स को अफेक्ट किया था। कोस्टल टाउन्स मतलब जो टाउन्स जो हमारे समुद्र के किनारे हैं। तो आप उड़ीसा की अगर बाउंड्री देखो, इंडिया का मैप देखोगे, तो उड़ीसा की बाउंड्री जो है उस पे कई सारे कोस्टल टाउन्स हैं। तो 28 कोस्टल टाउन्स को इस सुपर साइक्लोन ने हिट किया था। About 13 million people were affected. 13 million people affected हुए थे। A large number of livestock were killed. Livestock क्या होते हैं? Livestock का मतलब होता है वो जानवर जो हम पालते हैं। तो a large number of livestock were killed. इतने सारे जानवर जो हैं वो मर गए थे। जब इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी, लोगों को जान बचानी मुश्किल हो रही थी, तो जो जानवर थे उनको भी तो जान बचानी कितनी मुश्किल हो रही होगी। तो बहुत सारे जानवर इस साइक्लोन में मर गए थे। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हेवीली डैमेज। हमने अभी भी ऊपर बात की थी कि बहुत सारा नुकसान हुआ था हमारी क्रॉप्स को। पैडी की क्रॉप खड़ी हुई थी, हाँ, और वेजिटेबल्स थे और फ्रूट्स थे, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है। ड्यू टू द सैलिनाइजेशन कॉज्ड बाय द टाइडल सर्ज, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। सैलिनाइजेशन, ड्यू टू सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन का मतलब मैंने अभी आपसे कहा था कि बहुत लंबी लंबी लहरें उठी थी। तो जब कितनी लंबी लंबी लहरें उठी थी? 7 to 10 मीटर हाई, है ना। तो जब इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी थी समुद्र में से, तो उसका पानी जाके कहीं तो जमीन पे गिरा होगा। तो वो जो पानी गिरा था उसने क्या किया, बहुत सारी खेती वाली जमीन को
खराब कर दिया, वहां पर बहुत सारा ऐसा पानी इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई, यानी कि वहां पर अब आप क्रॉप ही नहीं उगा पा रहे थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सैल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर्ड, और जो बड़े बड़े खेत थे जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, वो सारे के सारे पेड़ जो हैं वो उन्होंने किन्होंने इस विंड ने, साइक्लोन ने, सुपर साइक्लोन ने क्या किया, उखाड़ के फेंक दिए और वो डिसअपियर हो गए, यानी सारे के सारे गिरा दिए और पानी की वजह से वो बहा के भी ले गए। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश्ड, और जो मैंग्रोव क्या होता है, एक टाइप का ना ट्री होता है, जैसे नीम ट्री होता है, पीपल ट्री होता है ना, वैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट था वहां पर। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट था वो भी इतना पानी और इतनी तेज हवा के कारण पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो था वो वैनिश हो गया, यानी गायब हो गया। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि उड़ीसा में जब साइक्लोन आया था तब कितना भयंकर साइक्लोन आया था। तो यानी विंड में बहुत ताकत होती है, पानी में बहुत सारी ताकत होती है, पर अगर ये पानी की ताकत नेचर जो है वो अगर अपनी फ्यूरी यानी अपना गुस्सा दिखाना स्टार्ट करते तो हमें बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या मतलब होता है? मॉइस्चर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में मिलने वाले वाटर वेपर्स। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. आपको पता है जब सूरज निकलता है तो हमारी अर्थ से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है? पेड़ों से, पेड़ों की पत्तियों से, प्लांट्स की पत्तियों से, सी से, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, सभी जगह से थोड़ा थोड़ा वाटर जो है वो उड़ने लगता है। किधर उड़ने लगता है? एटमॉस्फेयर में उड़ने लगता है। तो ये जो वाटर जो उड़ने लग जाता है ना उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। और मॉइस्चर मतलब ये जो वाटर वेपर जब हमारी एटमॉस्फेयर में होता है तो हम उसे ह्यूमिडिटी कह देते हैं। जैसे बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यानी बहुत ज्यादा चिपचिप होती है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब बहुत सारा वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर डे में तो हम उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। यानी बहुत सारा वाटर वेपर एक ही दिन में बहुत सारा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होता है तो हम उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। ओके, as the air gets warmer its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. जैसे जैसे एयर वार्मर होती जाती है, गर्म होती जाती है, तो वाटर वेपर को होल्ड करने की, रखने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और इस तरीके से ह्यूमिड डे बनता है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very uncomfortable. जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना तो आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है और पसीना सूखता नहीं है, चिप 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 पूरे टाइम होता रहता है, गंदी गंदी सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती रहती है, कपड़े भी नहीं जल्दी से सूखते। आप देखते हो कई बार क्या होता है कि क्लाउड्स होते हैं और जो ये क्लाउड्स होते हैं उसकी वजह से हमारे कपड़े नहीं सूख पाते। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है ना, बारिश नहीं हो रही, लेकिन क्लाउड्स हैं, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि कपड़े बहुत आसानी से सूख जाते हैं। लेकिन ह्यूमिड डे में इतनी चिपचिप होती है, इतना ज्यादा वाटर वेपर होता है पूरे एटमॉस्फेयर में कि हमें बड़ी दिक्कत आती है कपड़े सुखाने में भी और हम खुद भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं। ठीक है,
So this was your chapter. I'm going to start with the moisture topic again tomorrow, and we are about to finish this chapter. And tomorrow we will be taking the question answers and everything. Okay. So if you have any question, we can discuss it now.